तो भोपाल में दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही साध्वी प्रज्ञा ने फिर एक बार अपने उस बयान पर माफी मांग ली, लेकिन कई सवाल भी खड़े किए हैं और अब एक के बाद एक सियासी गलियारों में उनका यह बयान चर्चा का विषय है और सियासी पलटवार भी हो रहे हैं। बीजेपीने मराठी माणसाची, महाराष्ट्राची आणि देशाची माफी मागायला हवी। हे विधान मराठी माणूस कधीही सहन करणार नाही की देशासाठी प्राणाची बाजी लावणारा मराठी माणूस हा देशद्रोही असतो। हा महाराष्ट्राचा झालेला अपमान आहे। लेकिन जिस तरह से एक महिला को यातना दी, प्रताड़ना की, टॉर्चर किया, वो किसी कानून में नहीं बैठा। और उसके बाद आपने हिंदू आतंकवाद, हिंदू दहशतवाद ये शब्दों का इस्तेमाल करने शुरू किया, तो ये भी किसी को शोभा नहीं दे रहा था। डी का भी माफ़ी मांग ली है। जनता का रोष जब देखा तो माफ़ी मांग ली है, तो हमको अब वो छोड़ देना चाहिए कि जिस पर टेररिज्म का चार्ज है और आपकी पार्टी उसको टिकट देती है। भारत के प्रधानमंत्री, तुम क्या बंबई की सड़कों पर जाकर मुंबई की आवाम से वोट मांग सकोगे? एक इलेक्शन जीतने के लिए वो बहादुर हेमंत करकरे की यादों को बर्बाद करना चाहते हैं। जो साध्वी जी ने कहा है उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। अगर उनकी बातों में सच्चाई है, अगर उनकी बातों में दर्द है, अगर उनकी बातों में ऐसी कोई पीड़ा है, तो मैं वो बेहतर समझती हैं और बेहतर समझा सकती हैं। और अगर ऐसी कोई बात होती है तो इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये जांच का विषय है। अब हेमंत जी के बारे में जिन्होंने बम्बई में जब हमला हुआ था उसमें अपनी शहादत देने का काम किया, अब ये शोभा नहीं देता कि उनके बारे में अब जो है शहीदों के बारे में इस प्रकार की बातें कही जाए। बीजेपी का जो हिडन जो दिल में जो फीलिंग है बीजेपी के अंदर, वो साध्वी प्रज्ञा जो है बाहर प्रकट कर रही है। बीजेपी की राजनीति जो है वो सिर्फ दिखावटी, बनावटी या मिलावटी है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी प्रज्ञा का कि उसे मेरे श्राप की वजह से मरा है, तो क्या वो कसाब की भाषा नहीं बोल रही? और शर्म आती है मुझे कि भाजपा कह रही है उनका निजी बयान है, अमर शहीद के लिए दिया गया निजी बयान है, तो फिर वो कैसी भाजपा की प्रत्याशी, कैसे वो अभी भी भाजपा की प्रत्याशी बनी हुई है? अगर ये भाजपा के प्रत्याशी का बयान है तो फिर यही भाजपा की विचारधारा है कि वो कसाब के साथ खड़ी है। मार्टियर थे, उन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस किया देश के लिए, और शायद कुछ व्यक्तिगत उनको जो पीड़ा होगी उसके कारण उन्होंने गलती कर ली। पर मुझे लगता है कि ना वो पार्टी का स्टैंड है, ना वो स्वयं भी इस प्रकार के बयान को मानती है। तो लगातार सियासी बयानात आ रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जो बयान दिया उससे ना सिर्फ भोपाल की बल्कि देश भर की सियासत में भूचाल आया हुआ है, आरोप प्रत्यारोप की सियासत। लेकिन भोपाल में क्या ताजा हालात है? हमारे सहयोगी मनोज शर्मा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। मनोज, दिग्विजय सिंह के खिलाफ अब बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेकिन उनके बयान से देश भर में अब चर्चा छिड़ गई है। दिग्विजय सिंह ने इसके पहले किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार किया था। इस वक्त क्या उनका रुख है? क्या उनका कोई जवाब आ रहा है इस पर? दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर कह दिया था, क्योंकि जब राहुल गांधी का भी ट्वीट आया और उसके बाद दिग्विजय सिंह का भी यही स्टैंड था कि नाम तो नहीं लिया उन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह का, लेकिन साफ तौर पे कि हेमंत करकरे ने देश के लिए आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान दी और एक शहीद के बारे में इस तरह की बातें कही जाएं वो एकदम गलत है। इस बात की उन्होंने निंदा की थी दिग्विजय सिंह ने, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये हो रहा है कि कल शाम से जब से लगातार जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से जब पूछा जाता है तो वो माफी तो मांगती है, लेकिन साथ में वो ये सवाल उठाती हैं कि उनको जो यातनाएं दी गई, मेरा दर्द समझिए, मेरा दर्द समझिए, उसके बाद सोचिए। हाँ, मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन मेरे 9 सालों तक मुझे जो दर्द दिया गया, मुझे जो यातना दी गई, उसके लिए कौन माफी मांगेगा? क्या आप उन लोगों से माफी मंगवा सकते हैं? लेकिन बड़ा सवाल अब कांग्रेस की तरफ से ये उठाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की। दिल्ली में किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं वो सारी यातनाओं का एक लंबी कहानी का जिक्र जो वो अभी कर रही हैं, जब उनको भोपाल से
उम्मीदवार बना दिया गया, तो कानूनी तौर पर या किसी दूसरी फोरम पर इस तरह की यातनाओं को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र की जो एटीएस है वो एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें 4 व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन ने, एक एटीएस नाम के इंस्टीट्यूशन ने अगर कोई उनके साथ ज्यादती की थी तो उस ज्यादती के खिलाफ उन्होंने किसी अदालत में उसका दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया है, और खासतौर पर जब महाराष्ट्र में खुद बीजेपी की सरकार हो। तो ये कई सवाल हैं जो खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि सियासी गलियारों में लगातार इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप की सियासत गरमा रही है। कांग्रेस भी इसे लेकर अब बीजेपी को घेरने पर तुली हुई है। अहमद पटेल ने भी कुछ ऐसी राय अपनी सामने रखी। उन्होंने अल्फाज विड्रॉ कर लिए, लेकिन उससे उनकी जो मानसिकता है वो मानसिकता का दर्शन हो रहा है। मानसिकता के बारे में हमें पता चल रहा है। और प्रधानमंत्री जी अपने इंटरव्यू में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनको डिफेंड करने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से सही नहीं। और अब विरोधी ना सिर्फ साध्वी प्रज्ञा को बल्कि बीजेपी और सीधे प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहे हैं। मनोज, अब विरोधी सवाल जो उठा रहे हैं वो ये कि दरअसल ये सिर्फ साध्वी प्रज्ञा का बयान नहीं था, बल्कि ये उनके उस पूरे संगठन की मानसिकता को दर्शाता है। यानी जवाब एक बार फिर बीजेपी को ही देना पड़ेगा। तो वाकई क्योंकि बीजेपी ने चुना है, एक लंबा इंतजार हुआ कि भोपाल से कौन चुनाव लड़ेगा, क्या किसी स्थानीय को नहीं लड़ने देंगे, और तमाम कयास लगाए गए, खुद शिवराज सिंह चौहान आएंगे, लेकिन आखिर में आई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। तो जाहिर तौर पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी की पसंद है। लेकिन कल आप एक सारा घटनाक्रम देखिए कि इतना बड़ा बयान हेमंत करकरे को लेकर, लेकिन जब बीजेपी की तरफ से विज्ञप्ति जारी हुई, जब बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ये साध्वी के निजी विचार हो सकते हैं, बीजेपी पार्टी का और साध्वी के इन विचारों से, हेमंत करकरे के बारे में कही गई बातों से कोई लेना देना नहीं है। जब पार्टी ने किनारा किया तो साध्वी को तब जाकर ये बात समझ में आई कि पार्टी भी किनारा कर रही है, तब जाकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने माफी मांगी। तो जाहिर तौर पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हेमंत करकरे को लेकर जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं एक गलती है, और वो ऐसी गलती की तुरंत आईपीएस एसोसिएशन ने विरोध किया। और एक जो महाराष्ट्र की जो कम्युनिटी है, जो भोपाल में भी रहती है, अच्छी खासी कम्युनिटी है, वो भी इस बात को लेकर अपना विरोध सामने रख रही है। लेकिन अब क्योंकि दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा चुनावी मैदान में भी हैं, फैसला जनता करेगी और रिजल्ट 23 मई को सामने आ जाएंगे। फिलहाल शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। 26/11 हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे के खिलाफ बयान पर घिरी बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा ने अब दिग्विजय सिंह पर विवादास्पद बयान दिया है। साध्वी प्रज्ञा ने दिग्विजय सिंह को महिषासुर बताया और खुद को अधर्मियों को सजा देने वाली महिषासुर मर्दनी करार दिया। साध्वी प्रज्ञा के बयान पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे दिग्विजय सिंह ने भी पलटवार किया और दावा किया कि जो भोपाल का माहौल खराब करेगा उसे हनुमान सजा देंगे। भारतीय राजनीति में आकर के कोई भी इतना बड़ा त्याग नहीं करता कि अपनी सीट किसी और को दे दे। मैं कहती हूँ हमारे नेताजी तो जीते हुए थे सांसद महोदय, उन्होंने कहा दीदी आपकी आवश्यकता है, आपकी जय हो, आप आइए इस महिषासुर का मर्दन करिए। जब देश में किसी प्रकार से कोई भ्रमित हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, अनाचारी हो जाता है, खुला हो जाता है, तो उसका विनाश करने के लिए स्वयं महिषासुर मर्दनी को आना पड़ता है। और महिषासुर मर्दनी आई है भगवा वेश पहन करके। भाई विजय तिवारी जी के नेतृत्व जो टीम लगी हुई है, ये वो व्यक्ति हैं जो भोपाल की गंगा जमनी तहजीब के एक जीता जागता उदाहरण है। इधर आरिफ वकील साहब खड़े हैं, इधर पीसी शर्मा जी खड़े हैं, विजय तिवारी जी खड़े हैं, एकदम दिग्विजय सिंह खड़े हैं, ये रशीद चांद साहब खड़े हुए हैं। ये भोपाल की पहचान है और यही भोपाल की पहचान हम विश्व में स्थापित करना चाहते हैं। और जो लोग इस माहौल को खराब करना चाह रहे हैं, इस तरह क्यों, उनको हनुमान जी देखेंगे। कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो संसद में भगवा लोगों का राज कायम करना चाहती है। शिंदे ने तंज कसा कि बीजेपी साधुओं के लिए आडवाणी और जोशी जैसे पुराने नेताओं के भी टिकट काट रही है। संसद इन लोगों की बनानी है कि जो साधु और साध्वी है, जो असली पॉलिटिशियंस हैं उनको तो फेंक देने का काम कर रहे हैं। आडवाणी जी जैसे, मुरली मनोहर जोशी जैसे जो बड़े नेता है उनकी भी टिकटें कट हो गई
और ये साधु और साध्वी नए शब्द निकाल के संसद में ये भगवा लोगों का ही वहां राज करना चाहते हैं। और सियासत के सबसे बड़े दंगल में एक बड़ी खबर इस वक्त की। बंगाल बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पश्चिम बंगाल से भी चुनाव लड़ने की गुजारिश की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जिस तरह से राहुल गांधी अमेठी के अलावा केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने कहा है कि हमने भी प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि वो भी पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ें। हालांकि प्रधानमंत्री ने सिर्फ अब तक पश्चिम बंगाल के नेताओं को मुस्कुराकर ही जवाब दिया है, अंतिम फैसला इस पर नहीं हो पाया है। लेकिन पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से यह बात साफ कर दी गई है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को भी एक अपील की है कि वो पश्चिम बंगाल से भी चुनावी मैदान में उतरें और सीधे सीधे ममता बनर्जी को और तृणमूल सरकार को घेरने के लिए बीजेपी एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाती नजर आ रही है। और उसी कड़ी में माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा गया है कि वो पश्चिम बंगाल की भी किसी एक सीट से चुनावी मैदान में उतरें। हम आपको बता दें कि लगातार राहुल गांधी के 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने की खबर पर बीजेपी उन्हें घेरने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब अगर खुद पश्चिम बंगाल की ओर से, पार्टी की ओर से यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री को दिया गया है, तो क्या ये उसी लाइन पर चलने की कोशिश है या निशाने पर सिर्फ और सिर्फ ममता सरकार और ममता की सियासत? प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के बुनियादपुर में ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 23 मई को जनता उनको जवाब देगी और दीदी को समझ आ जाएगा कि गुंडागर्दी और लूट का नतीजा क्या होता है। पहले गरीबों के पसीने की कमाई नारदा, शारदा और रोज वैली ने लूट ली और फिर दीदी ने घोटालेबाजों को ही सांसद और मंत्री बना दिया। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचारियों के लिए वो धरने तक पर बैठ गई। साथियों, आपके आशीर्वाद से आपका ये चौकीदार गरीब की पाई पाई का हिसाब लेगा। अब टीएमसी के जगाई मथाई जितनी ताकत लगा ले, इंसाफ होने से नहीं रोक पाएंगे। चीट फंड घोटाले के एक एक आरोपी को गरीब के आंसुओं का हिसाब देना ही पड़ेगा। साथियों, जिस तरह बुआ भतीजा मिलकर पश्चिम बंगाल की संस्कृति को, यहां की पहचान को, यहां के लोगों को बदनाम कर रहे हैं, वो शर्मनाक है। दीदी अपनी पार्टी में जगाई मथाई की भारी भर्ती कर रही है, लेकिन जिन युवाओं ने एग्जाम पास किया है उनको नौकरी नहीं देती। दीदी के पास गुंडों को देने के लिए पैसा है, लेकिन कर्मचारियों को दिए देने के लिए पैसे नहीं है। दिल्ली की केंद्र सरकार ने 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया। अरे बगल में त्रिपुरा ने भी
भाजपा की सरकार बनते ही 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया, लेकिन ये दीदी, गरीबों की बातें करने वाली दीदी, यहाँ के सरकार के कर्मचारियों को 6ठा वेतन आयोग भी लागू नहीं करती है। बताइए, ममता दीदी पर बहुत विश्वास किया, लेकिन उन्होंने आपके मां, माटी, मानुष के नाम पर सिर्फ धोखा दिया। ये गलती सिर्फ आपने नहीं की है, मैंने भी की है, क्योंकि जब मैं उनको देखता था टीवी पे, कभी कभार मिलता था, तो मुझे लगता था कि सचमुच में सादगी की मूर्ति है, मेहनत करती है, बंगाल का भला चाहती है, लेफ्टिस्टों से बंगाल को मुक्ति दिलाना चाहती थी। मैं भी ऐसा मानता था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ के उनके कारनामे देखे, मेरा माथा शर्म से झुक गया भाइयों, शर्म। और सियासत के सबसे बड़े दंगल में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्ताव रखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के अलावा पश्चिम बंगाल से भी एक सीट से चुनावी मैदान में उतरे। आशिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं फोन लाइन पर। आशिका, कितना गंभीर प्रस्ताव इसे माना जाए? जी बिल्कुल, इसे गंभीर प्रस्ताव ही कहा जा सकता है, क्योंकि आज रैली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुनियादपुर में। रैली खत्म होने के बाद जब हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री का उड़ा, उस समय मंच से ये घोषणा की गई कि मीडिया के जो बंधु हैं वो अभी रुके। मुकुल रॉय उनसे कोई विशेष वार्ता करना चाहते हैं। मुकुल रॉय ने ये बताया कि स्टेट की तरफ से, स्टेट बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री के सामने ये प्रस्ताव रखा गया है कि पश्चिम बंगाल की किसी एक सीट से वो लड़ें, और इस पर प्रधानमंत्री का जो रिएक्शन था वो पूछे जाने पर मुकुल रॉय ने कहा कि इस पर प्रधानमंत्री मुस्कुराए। यानी शुक्रिया आशिका, शुक्रिया।